Hi everyone, welcome in my YouTube channel Eco Accounts tutorial by Jinal and don't forget subscribe and like। अपने क्या अकाउंटेंसी चल रही थी, क्या चल रहा था अकाउंटेंसी के अंतर्गत अपन ने क्या देखा था। सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर देखा था। फर्स्ट चैप्टर में क्या देखा था, डेफिनेशंस देखी थी कुछ, ताकि अपन को क्या पता चले कि लेखांकन क्या है, लेखांकन में कौन कौन से वर्ड आते हैं, ये देखा था अपन ने। रहित्या, स्टॉक, डेबिट, क्रेडिट, ये सारी चीजें देखी थी, नाम, जमा, ये सब देखा था अपन ने। अब क्या है अपने सेकंड चैप्टर था। सेकंड चैप्टर में अपन ने बहुत कुछ पढ़ लिया था। लेखांकन के सिद्धांतिक आधार था, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। उसके अंतर्गत अपन ने कौन कौन सी चीजें देखी थी। सबसे पहले देखा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया देखा था। उसके अंतर्गत क्या था कि वो लेखांकन मानक होते हैं, उनको तैयार करते हैं। लेखांकन मानक क्यों तैयार किए जाते हैं, क्योंकि अपने जो भी समय समय पर परिवर्तन होते हैं, डिफरेंसेस आते हैं। अपन कंपनी में कोई भी बिजनेस करते हो तो उसमें डिफरेंट तो आता ही है, ऐसा तो है नहीं बिना डिफरेंट के चलती रहती है। तुम लोगों ने ये देखा था कि पहला एग्जांपल देखा था अपन ने कि कैसे पता चलेगा कि अपन को डिफरेंट आया। अपन ने फोन का एग्जांपल लिया था, फोन का एग्जांपल लिया था ना, तो उसके अंतर्गत क्या था, सबसे पहले अपन ने टेलीफोन लिया। टेलीफोन कौन सा, वो अपन है ना जो लाइनिंग वाला था ना, उससे बात करते वो वाला था, ठीक है, कनेक्ट, उसको अपन कहीं ले जा नहीं सकते थे, नहीं स्थिर रहता था। उसके बाद अपन ने नॉर्मल कीपैड वाला फोन देखा, उसको अपन कहीं पे भी ले जा सकते थे। उसके बाद अपन ने क्या देखा, उसके बाद एक और फोन देखा, मतलब थोड़ा स्मार्टफोन आया, उसके बाद थोड़ा और स्मार्टफोन आया, और अब देखो फिर अपन ने पहले 1G देखा, 2G देखा, 3G देखा, 4G देखा, अब 5G देख रहे हैं। तो ऐसे ऐसे चेंजेस आते रहे, तब जाके पता तो चला। अब ये चेंजेस आए तो वो भी किस रीजन से आए, वो भी तो पता चलना चाहिए अपन को। अगर इन चेंजेस आए, ये पता भी चल गया, चलो किस रीजन से आए वो पता चल गया आपको, बट आपको ये नहीं पता है कि अब इसमें डिफरेंसेस आए तो अपन को किस तरीके से काम करना है आगे, तो किससे पता चलेगा, लेखांकन मानक जो होंगे, लेखांकन के नियम होंगे, उससे पता चलेगा। उसके बाद अपन को क्या होता है कि अपन है ना जब 11th क्लास में, मतलब 12th क्लास में जब पढ़ेंगे, उसमें पार्टनरशिप आएगी। पार्टनरशिप के अंतर्गत ये होगा कि आप लोग जब भी नियम चेंज करते हो तो तब क्या होता है, अगर आप कंपनी में पार्टनर्स बनाते हो, 2 दोस्त मिलकर बनाते हैं, 10 मिलकर बनाते हैं, वो उन पे डिपेंड करता है। तो बनाएंगे तब कौन कौन से रूल होंगे, वो रूल पूरे अलग होते हैं, और ये वाले जो रूल होते हैं वो भी पूरे अलग होते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है कि अपनी कंपनी के अंतर्गत जो जो नई चीजें आ रही है, या फिर अपने वर्तमान में जो जो चीज डेवलप हो रही है, तो उसको समय समय पर किस तरीके से चेंज किया जाएगा, कौन सा लेखांकन मानक यूज किया जाएगा, तो वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो अपन क्या पढ़ेंगे आज, लेखांकन की संकल्पना पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, आधारभूत संकल्पना है वो टॉपिक है अपना, तो आप एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं पढ़ लेती हूँ। लेखांकन को वर्तमान स्थिति में पहुंचाने में एक लंबा समय लगता है। समय के दौरान लेखांकन की कई अवधारणा एवं परंपराएं या प्रथा विकसित हुई है। ये अवधारणाएं लेखाकारों द्वारा गणना करने, संवहन करने, सारांश लिखने, विश्लेषण करने के एक साधन के रूप में काम में ली जा रही है। इन नियमों, पद्धतियों व परंपराओं को सामान्यतः स्वीकृति लेखांकन सिद्धांतों के नाम से जाना जाता है। लेखांकन संकल्पनाओं के अंतर्गत मुख्यतः निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाता है। अकाउंटिंग हैज taken a long time reach its current concept and transactions or practices of accounting have evolved over time. This concept is used by writers as a means to calculate, convey, write a summary and analyze. These rules, practice and conversations are commonly known as accept accounting principle. The following are mainly include under accounting concepts. इसके अंतर्गत ये है कि अपन जो, मतलब सबसे पहले ये है, इसके अंतर्गत क्या लिखा गया है, लेखांकन वर्तमान स्थिति में, मतलब जो अपन अभी करंट में पहुंच रहे हैं, तो करंट में किस तरीके से पहुंच रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ ना, रिच इट्स करंट स्टेट, मतलब अपन करंट अभी वर्तमान में चल रहे हैं। जैसे अपन ने पास्ट में भी तो देखा था, बहुत कुछ चीजें देखी थी या नहीं देखी थी। उसके बाद अभी की चीजों में देखो, हम फोन को कैलकुलेट करके देख दे तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले फोन में कितने डिफरेंस आ गए। अपन ने सबसे पहले फोन, आपको पता नहीं होगा, तो सबसे पहले है ना जब फोन बना ना, उससे पहले एक साइंटिस्ट था, उसका कुछ नाम था, मेरे को याद नहीं अभी। उसने क्या किया था, एक वो नारियल का आता है ना, नारियल आपने देखा होगा, नारियल जो अपन है ना मंदिर में जाते हैं तो उस टाइम लेते हैं, तो उसको क्या किया था, 2 पार्ट में डिवाइड किया था, उसके बीच में एक धागा लगाया था। धागा लगा के फिर क्या किया था, धागा या पाइप ऐसा कुछ लगाया था, फिर उसको है ना एक कान से सुन के दूसरे, तब उसको सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है,
मतलब उस तरीके से उसमें एक तरीके एक बोल रहा था और दूसरा ज्यादा दूर रहकर भी वो बातें सुन रहा था, तो उसके हिसाब से फिर उसके बाद लाइनिंग वाला फोन आया, डायरेक्ट वैसा फोन नहीं आ गया था, ठीक है। मतलब पहले उसको कन्वर्ट करने की कोशिश की गई स्लो तौर पे, फिर उसको क्या किया, वायरिंग से कनेक्ट किया गया, वायरिंग से कनेक्ट करने के बाद है ना अगले फोन बनने शुरू हुए। पहले ऐसे फोन नहीं थे, पहले तुम लोगों ने देख भी रखे होंगे, तो एक डिब्बा, मतलब वो जो फोन आता है ना वैसा ही आता है, उसमें कैसे ऐसे लाइनिंग घुमाने वाला था, मतलब 9 पे जाना तो पहले तुम 9 ऐसे घुमाओ, फिर 8 पे जाना तो 8 ऐसे घुमाओ, फिर 6 पे आता तो 6 पे। तुम पुरानी मूवियों में देखना, तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है, या तो फिर पुराने सीरियल्स में देखना, घर में कोई देखता होगा तो ओल्ड जो सीजन होंगे ना उसमें देखना, तुम लोगों को पता चल जाएगा। उसके बाद एक और डब्बा आया, मतलब अभी अभी जो मतलब चल रहा है रनिंग में, वो तुम होटल्स में जाके देखोगे या फिर कहीं और जाके देखोगे तो वैसा फोन तो आपको दिखने को मिल जाएगा, बट वैसे फोन बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो कैसे, वो उस टाइप के फोन आए, पहले उससे भी पहले वो उस तरीके से खोज हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर भी बोला है अभी वर्तमान में अपने 5G चल रहा है 5G, 1G से 5G पे आया कि नहीं आया पर। तो यहाँ पर देखा वर्तमान स्थिति तक पहुंचने के लिए, मतलब 1G से यूं समझ लो, या 1G से 5G तक पहुंचने के लिए एक लंबा समय लगता है। अब लंबा समय लगा या नहीं लगा मुझे बताओ। पहले वो फोन सर्च हुआ, उसके बाद दूसरा ये आया, उसके बाद ये आया, तो लंबा समय लगा कि नहीं लगा मुझे ही बताओ। अब 5G है, 5G से 6G तुरंत आ जाएगा, तुरंत नहीं आने वाला है। 4G से ना, 4G से 5G भी इतना जल्दी नहीं आया था, टाइम लगता है 4G से ना 5G आने में भी, तो 5G से 6G आने में भी टाइम लगेगा, ऐसे जल्दी नहीं आ जाएगा। तो वही है कि जो टाइम लग रहा है वो वर्तमान समय में आने के लिए लग रहा है, ठीक है। वर्तमान समय में आने के लिए लंबा समय लगता है, लंबा समय लगा या नहीं लगा वो तुम लोग देखना, अभी नोट करके देखना। 5G अभी आया है, तो 5 है ना 6G कब आएगा, ठीक है, तो तुम्हें पता चलेगा। विकसित हुई है ये अवधा, रुक जाना, ठीक है, अपने एक लाइन छूटी। समय के दौरान लेखांकन की कई अवधारणा एवं परंपरा या प्रथाएं विकसित होती है। मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है अवधारणाएं परंपरा विकसित हुई है। क्या क्या परंपरा है, मतलब ट्रेडिशन, प्रैक्टिसन, क्या क्या चेंज होता है अकाउंटिंग में। अब मुझे ये बताओ, तुम लोग सबसे पहले है ना, तुमने देखा होगा कि पहले है ना एक रेड कलर की बुक आती थी, खाता बही आती थी, उसमें सारे के सारे नोट किए जाते थे कि ट्रांजेक्शन ये यहाँ से इतना पैसा आया, यहाँ से इतना देना पड़ा, यहाँ पर इतना लॉस में गया, यहाँ पर इससे पैसे नहीं आए, वो सारा किसमें देखा जाता था, उसके अंतर्गत खाता बही के अंतर्गत रेड कलर की बुक आती थी, उसके अंतर्गत वो सारा का सारा लिखा जाता था। अब देखो वही अकाउंटिंग अपन करने बैठते हैं, अपन फोन से करते कि नहीं करते, तो कितनी चीजें चेंज हो गई। अपन ने एक तरीके से करना छोड़ा, फिर आगे आगे की और बढ़ते गए कि नहीं बढ़ते गए। पहले अपन को क्या हर चीज हाथ से लिखनी पड़ती थी, अब अपने पास एक चीज लिखी हुई है तो उसको क्या करो, छाप दो, जितने पेजेस निकालने उतने निकाल दो, उसकी जितनी कॉपियां निकालनी है निकाल दो। पहले ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी, पहले उसको है ना व्यक्ति है तो उसको वो लिखना ही पड़ता था। अब उसने एक बुक है ना, मतलब जैसे है ना पब्लिश की, तो एक बुक बनाई तो उसकी दूसरी बुक्स बनाने के लिए उसको उतना ही टाइम, मतलब उसको वापस कॉपी में वैसा का वैसा है ना उतारना पड़ता था, तब जाके दूसरी बुक बनती थी। तीसरी बुक बनानी है तो भी उसको उतारना पड़ेगा, या फिर किसी मतलब किसी को नौकरी पर रखेगा कि काम करने के लिए, कि सर्वेंट के तौर पर रखेगा, हाँ नहीं तुम लोगों को ये काम करना है, तुम लोगों को ये काम करना है, तो उस तरीके से होता था। अब क्या है, अगर एक बुक मैंने बना दी, लिख दी मैंने, बुक तैयार मैंने की, तो उसके बाद क्या करूंगी मैं कंप्यूटर में। पहले तो क्या होता था, राइटिंग तो ऊपर नीचे होती रहती थी, ठीक है, बट अब क्या कंप्यूटर में अपनी बुक बन गई, अपन ने साइड में रखी, फिर क्या करते हैं अपन कंप्यूटर में उसको पूरा का पूरा टाइप करते हैं, कंप्यूटर में टाइप हो जाती है, उसके बाद क्या करते हैं हम उस बुक को क्या करते हैं अपन पब्लिश करते हैं, मतलब उसकी है ना और कॉपियां बनवाते हैं अपन। तो पहले अपन क्या करेंगे, उस बुक को बनाते हैं, फिर उसमें कंप्यूटर में जाते हैं। अब पहले ये सारी चीजें नहीं होती थी, पहले वो जो लिखी हुई है उसी को वापस लिखवाते थे, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट आया या नहीं आया, तो यहाँ पे क्या बोला हुआ, देखो अवधारणा है, परंपरा चेंज हुई कि नहीं हुई। पहले परंपरा क्या थी, लाल बुक में लिखने की, उसके बाद अब परंपरा देखो, ट्रेडिशन पूरा चेंज। पहले देखो तुम लोग, जो राजपूत थी, राजपूत महिलाएं थी, वो घूंघट में घूमती थी, ज्यादातर महिलाएं क्या घूंघट में घूमती थी। आजकल तुम बहुत कम जनों को देखोगे, मतलब 10% लोगों को देखोगे तुम लोग कि है ना कि वो घूंघट में रहती है। जो राजपूत है कुछ कुछ वही है ना घूंघट में रहता है, बट अभी तो वो भी राजपूत महिलाओं ने भी घूंघट में रहना बंद कर दिया, बहुत कम है जो रहती है घूंघट में। तो परंपराएं चेंज हुई या नहीं हुई, ट्रेडिशन चेंज हुआ ना। तो ये अवधारणाएं लेखांकारों द्वारा गणना करने, संवहन करने, सारा मतलब ये क्या है, गणना करने मतलब कैलकुलेट करने, संवहन करने, सारांश लिखने, विश्लेषण करने के एक साधन के रूप में काम में ली जाती रही है। मतलब ये अभी से काम में नहीं ली जा रही है, इसका ये था कहने का मतलब गणना करना, संवहन करने, सारांश लिखने, विश्लेषण करने, ये सारा क्या है
कैलकुलेट, कन्वे, ये सारा है क्या, राइट, समरी, एनालाइज, ये सब क्या कर रहे हैं अपन, मतलब ये अभी से नहीं कर रहे। मुझे ये बताओ कि तुम है ना जो अपना अकाउंट है, अकाउंट अभी से प्रिपेयर कर रहे हैं कि अपन खाता भाई, मतलब बस तरीका चेंज हुआ करने का, बट कर तो अपन वही रहे। इससे इतना लेना है, इससे उतना देना है, ये सब आपका कंप्यूटर में कर रहे हैं। क्यों, अपन मतलब कि विकसित हो गए, लोगों के बीच में जानकारी हुई कि अपन इस कंप्यूटर के माध्यम से ये सारी चीजें इजी कर सकते हैं। बट पहले भी तो ऐसा नहीं है कि होती नहीं थी, पहले होती थी, बट किस में होती थी, कॉपियों में होती थी, उसमें करने में ज्यादा टाइम लगता था। अभी जो करते अपन ज्यादा टाइम नहीं लगता, क्यों, कैलकुलेटर भी है ना ऑटोमेटिक हो जाता। तुम लोगों ने पहले एक ना बहुत चीजें देखना, तुम बहुत जगह जाओगे तो मतलब जो बुढ़े लोग होंगे या फिर जिनकी एज ज्यादा हो गई, तो उनको तुम्हें ना हर चीज को यूज करने के लिए इसकी कैलकुलेटर की यूज करने की जरूरत पड़ेगी। बट तुम उन लोगों को कोई भी हिसाब पूछोगे वो तुरंत मुंह पे बता देंगे, और उनको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तुम फोन में करोगे उससे पहले उनके मुंह पे आंसर होगा। ये चीज नोटिस करना और तुम ट्राई करना। तुम्हारी दादियां होंगी या दादाजी होंगे, भले वो पढ़े लिखे नहीं होंगे, बट उनको हिसाब बहाना पूरा का पूरा होता है। मेरी भी नानी है, उनको क्या है कि वो भले ही पढ़ी लिखी नहीं, उन्होंने अभी तक स्कूल मतलब उनके स्कूल की शक्ल ही नहीं देखी उन्होंने, वो जब छोटे थे या फिर बाद में बड़े हुए, उनको अपना नाम तक लिखने नहीं आता है। बट मैं उनको कोई भी है ना हिसाब का कुछ भी पूछूं ना, तो मेरे से पहले, अगर हम दो जने बैठे हैं तो मेरे से पहले आंसर दे देते। क्यों, ये रीजन क्या है उनका, कि उनको ना मतलब कि उनको पता है कि इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से उन्होंने अपने दिमाग को विकसित करके रखा है। तो इसका मतलब ये है कि पहले भी चीजें होती थी, हिसाब किताब सब कुछ होता था, सबको आता था, पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं थी उसके लिए। बट अब क्या है, अगर अपन को अकाउंट प्रिपेयर करने हैं कि जो भी है, तो उसके लिए अपन को इसके है ना नॉलेज होना जरूरी है, इसकी पढ़ाई करना जरूरी है। पहले ऐसा कुछ नहीं था। अगर कोई मतलब जिसकी अच्छी चीजें होती थी, जिसका दिमाग इतना वो होता था इंटेलिजेंट, उसको है ना हिसाब किताब पढ़ने के लिए रख देते थे। तो वो चीजें है, ठीक है, और कुछ नहीं था। तो यहाँ पर क्या है, उन चीजों में चेंजेस आए। बस क्या आया चेंजेस, और अपन वही का वही काम रहे। अभी भी अपन वही देख रहे हैं कि ये इतना मांग रहा है, ये इतना देना है इसको, और उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर इतना सामान लाए, यहाँ पर ये किया, अपन अपन उनसे इतना मांगते हैं, वो अपन को इतना देने वाला है। बस वही देखते हैं चीजें, और कुछ नहीं देखते। बिजनेस में और कोई चीज देखता है क्या? तुम भी अगर तुम लोग किसी को पैसे दोगे, तो तुम लोग क्या देखते हो, तुम लोग क्या देखते हो, मेरे को बताना, सोचो। तुम लोग यही देखते हो कि नहीं, मैं उससे मांगता हूँ, वो मुझसे मांगता है, मुझे वहां जाना, तो मुझे यहाँ पे इतने पैसे की जरूरत होगी, इतना खर्चा होगा। पहले तुम अंदाजा लगाते हो कि नहीं लगाते हो? अगर कहीं जाना होता तो भी तुम अंदाजा लगाते हो। उसके बाद तुम ये भी सोचते हो कि हम गाड़ी चलाएंगे तो हमारा इतना पेट्रोल जाएगा, हमें इतने पैसे तो पेट्रोल में जाएंगे। ये चीजें सब सोचते हैं आजकल। तो पहले भी ऐसा नहीं था कि नहीं सोचते थे, पहले भी लोग सोचते थे, ठीक है ना। इसीलिए उनका है ना मतलब जिंदगी चलती थी। नहीं तो ऐसा तो है ही नहीं कि ऐसे फालतू काम की चल जाए। तो वही है कि गणना करने का तरीका चेंज हुआ है, था पहले भी, ठीक है। कहां तक हो गया था, ली जा रही है। इन नियमों, पद्धतियों, परंपराओं को सामान्यतः स्वीकृति लेखांकन सिद्धांतों के नाम से जाना जाता है। मतलब क्या, स्वीकृति लेखांकन सिद्धांत, इसमें क्या सबकी स्वीकृति है कि हाँ हमें बिजनेस करना है, तो इसमें हमें ये इम्प्रूवमेंट चाहिए ताकि हमारा काम जल्दी हो जाए। या फिर ऐसा भी होता है कि नहीं, इससे तुम लोगों को पता है फ्रॉड हो रहा है, और है ना तुम लोग जानते हो कि फ्रॉड हो रहा है, और तुम्हारा क्या बिजनेस छोटा है, तो तुम लोग है ना ऑब्जेक्शन करोगे ताकि क्या जो बड़े बिजनेसमैन है वो फ्रॉड नहीं कर सके, और तुम्हारे साथ तुम्हारा लॉस नहीं हो। ऐसा मतलब बहुत सारी चीजें होती है जिस वजह से पता चलता है कि अपन को ये तरीके हैं करने के, तो वो क्या सबकी स्वीकृति ली जाती। तुम लोगों ने देखा होगा कि तुम्हारे स्कूल में भी है ना मतलब कोई भी डिसीजन लेते होंगे, या क्लास के लिए कोई डिसीजन लेते होंगे, तो तुम्हारे क्या होता होगा कि ऐसे डिसीजन ले लेते हैं कि फिर तुम लोगों से एक बार पूछा जाता है कि तुम्हारा डिस्कशन मांगा जाता है, तुम्हारी हामी होती है तभी जाके ना मतलब वो चीजें पूरी होती है कि पहले ही हो जाती है। अगर मैं यूं बोलूं कि तुम्हारे स्कूल में चलो गांधी जयंती मनाते हैं, गांधी जयंती मनाते हैं, तो तुम लोग ऐसे ही मना लोगे, या फिर पहले टीचर आके बोलेंगे कि है ना नहीं गांधी जयंती मनानी है, तो तुम लोग किस में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, या फिर तुम लोग कोई और तरीके से मनाना चाहते हो, कि तुम लोग क्या करना चाहते हो, ऐसे पूछते हैं या नहीं पूछते? हर स्कूल में ऐसा पूछते हैं। और फिर तुम अगर है ना भाषण देना चाहते हो या नाटक देना चाहते हो, तो किस तरीके का नाटक करना चाहते हो, भाषण देना चाहते हो तो किस टॉपिक पे देना चाहते हो, तो हर चीज डिस्कस होती कि नहीं होती। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि आप अगर मेरे को कोई नया नियम लाना है या नया कुछ भी करना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले लोगों से डिस्कस करना पड़ेगा। जैसे अपने नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, तो वो क्या करते हैं, वो ऐसे ही है ना कोई भी नियम थोड़ी ना लागू कर देते। अभी देखो बीच में है ना उन्होंने ऐसे ही नियम लागू कर दिया था, वो कौन सा था, अभी ये ट्रक ड्राइवर जो है ना मतलब एक्सीडेंट कर रहे थे, तो उसके ऊपर 10 लाख का चार्जेस कर दिया था कि जो भी है ना एक्सीडेंट हुआ ट्रक वालों की वजह से वो 10 लाख रुपीस देगा, यही था ना। तो उन्होंने क्या किया, फिर लोगों ने हड़ताल कर ली, की या नहीं की, तो फिर क्या हुआ, सारा सामान वहीं का वहीं पड़ा रहा, किसी ने गाड़ियां तक नहीं चलाई, पेट्रोल पंप बंद हो गए, मतलब बहुत कुछ हुआ ना।
तो उससे क्या हुआ, मुझे बताओ उससे क्या हुआ, 2 दिन कुछ नहीं हुआ, सिर्फ ठप पड़ा रहा सारा का सारा, मतलब सारा का सारा वैसा का वैसा पड़ा रहा। तो क्या हुआ, नरेंद्र मोदी को क्या करना पड़ा, फिर तो जो नरेंद्र मोदी है उनको क्या करना पड़ा, अपना जो मतलब वो रूल था वो एक बार हटाना पड़ा, उस पर मतलब लागू नहीं किया गया। तो क्या सबकी सिक्योरिटी नहीं ली गई थी वहां पे, उस टाइम बिजनेसमैन थे, उन सबकी सिक्योरिटी नहीं ली गई थी इस मामले में सिर्फ नरेंद्र मोदी को मतलब ध्यान आया और उन्होंने कर दिया डिसीजन लिया। तो फिर क्या हुआ देख लो, अगर भाई अभी राम मंदिर, जैसे राम मंदिर बनाना था, राम मंदिर के लिए क्या किया नरेंद्र मोदी ने, उनको पता है कि चलो ठीक है, तभी कितना सारा है ना, मतलब उनसे दान में पैसे भी बहुत सारे दिए लोगों ने, तो बहुत सारे दिए तो क्या हुआ, उससे डेवलप मतलब मंदिर अच्छा बनाया नहीं बना। और अगर वही लोग है ना सपोर्ट ही नहीं करते उनको, तो मंदिर बनता नहीं बनता। जैसे है ना अपन वो रूल लागू करने से पहले है ना, मतलब नरेंद्र मोदी ने किसी से सलाह नहीं ली या फिर कुछ नहीं हुआ, तो सारा का सारा क्या हुआ, उस नियम को ही कैंसिल करना पड़ा। जैसे ही राम मंदिर के लिए होता तो होता, राम मंदिर भी नहीं बनता। तो वैसे ही है कि हर एक में क्या होता है, लोगों की सोच भी सोचनी जरूरी होती है, फिर उनकी स्वीकृति आवश्यक होती है। तो यहाँ पर भी क्या, लेखांकन में हर एक चीज की स्वीकृति आवश्यक होती है, ठीक है। तो वही फिर है, लेखांकन संकल्पनाओं के अंतर्गत प्रमुखतः निम्नलिखित संकल्पनाएं आती है। मतलब ये है, द फॉलोइंग आर मीन्स इंक्लूडेड अंडर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। मतलब इसमें बहुत सारी और भी है जो संकल्पना है, मतलब ये तो क्या मैंने संकल्पना की सिर्फ डेफिनेशन बताई, इसकी जो संकल्पना है वो पूरी की पूरी अलग है। मतलब हर एक टॉपिक के रिलेटेड अलग अलग संकल्पना है, टोटल 14 संकल्पना है। इस मतलब ये है, ये सिर्फ संकल्पना की डेफिनेशन है। अब मैं यूं बोलूं कि एक चीज में ही मैं पूरा तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगी तो तुम समझोगे क्या, इसमें अस्तित्व वाली है, मुद्रा है, मनी है, मतलब इन सारी बहुत सारे है ना, है कि मुद्रा का क्या इंपॉर्टेंस होता है, फिर इसका मतलब अस्तित्व, मतलब अगर बिजनेस है तो क्या है उसका मतलब, जिस तरीके से चल रहा तो क्या है अपन वो पढ़ेंगे, ठीक है, संकल्पनाएं कितनी है। अब ये वाला जो टॉपिक है अपना संकल्पना के बाद है ना अपने मानक चलेंगे, तो तुम लोगों को पता चल जाएगा। स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा तुम लोगों ने। लेखांकन संकल्पना क्यों बनाते हैं, सीधा रीजन क्या था कि अपन को अगर कुछ भी नई चीजें आती है तो उसका पता करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए अपन को कुछ इंक्वायरी होनी चाहिए। उस इंक्वायरी के लिए क्या करते हैं, संकल्पना बनाते हैं, ताकि क्या है अपन समय समय पर उसको डिफरेंसेस जो है उसको एनालाइज कर सके, ठीक है, और अपन क्या वर्तमान समय के हिसाब से चल सके। अगर पहले वाले नियम चलते रहेंगे ना तो कुछ भी डेवलप नहीं होने वाला। अपने लेखांकन संकल्पना कितनी है, टोटल 14 संकल्पना है। उसमें सबसे पहली संकल्पना है, एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लेना, ठीक है, साथ में अस्तित्व संकल्पना, एग्जिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, मुद्रा मापक संकल्पना, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, सतत व्यापार या निरंतर संकल्पना, गोइंग कन्वर्ट कॉन्सेप्ट, लेखांकन अवधि संकल्पना, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, लेखांकन अवधि संकल्पना, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, लागत संकल्पना, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, द्विपक्षीय संकल्पना, डबल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, फिर ये आगम मान्यता संकल्पना, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट, आगम व्यय मिलान संकल्पना, आगम व्यय मिलान संकल्पना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैचिंग कॉन्सेप्ट, उपार्जन संकल्पना, एक्रूल कॉन्सेप्ट, पूर्ण प्रस्तुतीकरण संकल्पना, कंप्लीट प्रेजेंटेशन कॉन्सेप्ट, समरूपता संकल्पना, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, रूढ़िवादी संकल्पना, कन्वर्जेशन सॉरी ठीक है कन्वर्जेशन कॉन्सेप्ट, सारता संकल्पना, सारता संकल्पना में है मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। इसके अंतर्गत क्या है, सबसे पहले कितनी 14 संकल्पना, 14 संकल्पना में सबसे पहले कौन सी है, अस्तित्व संकल्पना। इसका मतलब ये होगा जो अपना बिजनेस है, अपन बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस को और जो बिजनेस के रिलेटिव लोग हैं उनको अलग अलग नहीं माना गया, एक ही माना गया। क्या किया गया, एक ही माना गया है। मतलब जो अपने बिजनेस के अंतर्गत व्यवहार होते हैं, कुछ भी मतलब है उसको क्या है, बिजनेस और बिजनेस के अंतर्गत जो व्यवहार होते हैं उसको एक ही माना गया। इसके अंतर्गत मुद्रा मापक, इसमें मतलब जो भी होगी वो मुद्रा में किया जाएगा, मनी में मेजरमेंट किया जाएगा, सतत या व्यापार निरंतरता संकल्पना, मतलब जिस तरीके से अपना व्यापार रनिंग में चल रहा है उसकी डेफिनेशन, लेखांकन अवधि संकल्पना, लेखांकन की अवधि क्या होगी, वो लागत मतलब क्या कॉस्ट आ रही है, अपन किसी भी चीज को बना रहे हैं तो उसमें क्या कितना खर्चा आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, द्विपक्षी मतलब डबल एंट्री करना, डेबिट क्रेडिट वाला उस टाइप का। आगम मान्यता संकल्पना, इसके अंतर्गत कौन कौन सी मतलब
आगम हो रहे हैं, और आगम व्यय मतलब जो आगम हो रहा था उनके व्यय क्या हो रहा है, उपार्जन संक्लिना, पूर्ण प्रस्तुतिकरण, उसको किस तरीके से प्रस्तुत करना, सार्थकता, रूढ़िवादिता, सारता, और है ना वस्तुनिष्ठ। इन सारी संकल्पनाओं की एक एक करके अपन डेफिनेशन देखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे अपन अस्तित्व की, मैं बोलूंगी तुम लोग लिखना, ठीक है ना। एक मिनट। सबसे पहली है ना कौन सी है, अस्तित्व संकल्पना है। कौन सी है, अस्तित्व संकल्पना है। इसमें है एक्सटेंटेंसी, एक्सटेंटेंस कॉन्सेप्ट है। उसके अंतर्गत मैं सबसे पहले हिंदी में डेफिनेशन बोल रही हूँ, वो लिखना तुम लोग इस संकल्पना के अंतर्गत, अस्तित्व वाली में, ठीक है। और किस में लिखने वाले हो, अस्तित्व वाली में लिखना। इस संकल्पना के अंतर्गत लेखांकन केवल उन्हीं, इस संकल्पना के अंतर्गत लेखांकन केवल उन्हीं व्यवसाय तथा व्यवसायों के स्वामी को पृथक पृथक माना जाता है। इस संकल्पना के अंतर्गत लेखांकन व्यवसाय तथा व्यवसाय के स्वामियों को पृथक पृथक माना जाता है। किसको अलग अलग मान रहे हैं, पहले मैं इसकी इंग्लिश में लिखवा देती हूँ डेफिनेशन, फिर मैं उसको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है ना। मतलब तुम्हारे जो अस्तित्व वाली संकल्पना है उसको सबसे पहले लिखो। इसमें एक्सिस्टेंट कॉन्सेप्ट, ये क्या है, अस्तित्व संकल्पना को हिंदी में, ठीक है ना। एक्सिस्टेंट कॉन्सेप्ट, उसके अंतर्गत लिखना अंडर दिस कॉन्सेप्ट business and business under this concept business and business owner are considered separate. business owner are considered separate. इसके अंतर्गत सबसे पहले क्या है, जैसे मैंने कोई बिजनेस शुरू किया, क्या किया, मैंने कोई बिजनेस शुरू किया, जैसे अपने यहाँ पर लिखा हुआ अस्तित्व, मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिजनेस, जो अपन बिजनेस कर रहे हैं अपन किसी भी चीज का बिजनेस कर रहे हो। जैसे मैंने एक बार बताया था तुम लोगों को, अपन चिप्स का बिजनेस कर रहे हैं, तो अपन ने वहां पर कितना खर्चा किया है, किस तरीके से करेंगे, तो क्या करेंगे, अपन को पता चलना चाहिए कि आलू कितने खरीदे, अपन क्या नहीं खरीदे, वो सारी चीजें अपन को पता होनी चाहिए थी। अगर वो पता ही नहीं होगी तो पॉसिबल है कि अपने ये चीज होगी नहीं, पॉसिबल है कि अपनी ये चीज होगी। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अस्तित्व, मतलब ये है कि अब मैं यूं बोलूं, ये व्यक्ति है, कोई व्यक्ति का कोई भी नाम हो सकता है, ठीक है। व्यक्ति कौन है, सुरेश है, सुन लो, सुरेश है और बिजनेस है इंडिया लिमिटेड लिख देते हैं, एल्यूमिनियम वाली कंपनी, ठीक है। कंपनी, अब कंपनी और व्यक्ति, कंपनी कौन सी, एल्यूमिनियम वाली है, और व्यक्ति क्या है, सुरेश है। अब मुझे बताओ, ये कंपनी में एक ही व्यक्ति होगा क्या, कंपनी में एक व्यक्ति तो होगा नहीं, और क्या है, सुरेश तो एक व्यक्ति है। अब मैं ये बोलूं कि जो बिजनेस का नाम है, ये बिजनेस जिस तरीके से चल रहा है उसको क्या मानेंगे, पूरा अलग मानेंगे या नहीं मानेंगे, अपन उसको पूरा अलग मानेंगे, और जो व्यक्ति है उसको भी अलग मानेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर बिजनेस लॉस में जाता है और तुमने बिजनेस के नाम पे कोई लोन भी ले रखा है, तो बिजनेस के अंतर्गत है, तुम्हारे पर्सनल लोन के अंतर्गत नहीं गिना जाएगा। बिजनेस के लिए लिया गया है, तो तुम लोगों ने जो भी बिजनेस से रिलेटेड प्रॉपर्टीज ली होगी या कुछ भी होगा, उसमें क्या होगा कि अगर तुम्हारा बिजनेस लॉस में जाता है तो वो प्रॉपर्टी है ना बेचनी पड़ेगी तुम लोगों को, वो प्रॉपर्टी नहीं बेचनी पड़ेगी जो तुम्हारी पर्सनल है। पर्सनल, तुम लोगों ने देखा होगा कि बिजनेस में जो व्यक्ति काम करता है वो अपने नाम से प्रॉपर्टीज नहीं खरीद के क्या करता है, अपनी फैमिली में बच्चे हैं या फिर क्या बोलते हैं वाइफ है या फिर कोई कजन है वगैरह वगैरह, उनके नाम पर प्रॉपर्टीज खरीद लेता है। क्यों खरीद लेता है, ताकि ऐसा हो कि कभी, अभी जो बिजनेस बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा है, बट जब बिजनेस नहीं अच्छा चले तब क्या होगा, तब वो क्या करेगा कि जो अपना बिजनेस है उसके रिलेटेड क्या करेगा, वो दूसरों को मतलब
दूसरों के नाम पे प्रॉपर्टीज खरीदता रहेगा, दूसरों के नाम पर अगर प्रॉपर्टीज खरीदता रहा तो उसका क्या होगा, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, मेरे को ही बताओ। क्यों, वो इनकम तो उनकी गिनी नहीं जाएगी, और जो टैक्स दे रहा है उस टैक्स में भी बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आएगी। और वो लोन लेते क्यों, मेरे को ही बताओ। लोन इसलिए लेते हैं, पहले तो उनको इनकम टैक्स कम चुकाना पड़ेगा। इनकम टैक्स क्यों कम चुकाना पड़ेगा, क्योंकि इससे ये शो होगा कि इनकी जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज क्या है, कम है। क्या शो होगा, प्रॉपर्टीज जो है वो कम है, ताकि क्या होगा, ये सामने वाली गवर्नमेंट को समझेगी कि तो लोन पे लेके बिजनेस चला रहे हैं और प्रॉफिट हो रहा है इनको, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो उस प्रॉफिट पे जितना हो रहा होगा उससे है ना, मतलब बिल्कुल मतलब वो यूं सोच लो, वो 100% कमा रहे हैं, 100% में वो है ना, मतलब 20% पे टैक्स दे रहे हैं। दूसरे 80% कहाँ जा रहे हैं, उनके जेब में जा रहे हैं। हर एक व्यापारी जो भी है आजकल वो सब ऐसे ही करते हैं। ऐसा मतलब ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो है ना, मतलब अपने जो है ना, मतलब रेगुलर इनकम है या जो परमानेंट इनकम है उनको शो करते होंगे। बहुत सारे ऐसे होंगे जो परमानेंट इनकम को तो शो करना छोड़ो तुम लोग, मतलब उनकी है ना, अगर इनकम हो भी रही है ना, मतलब साल में 12 लाख, 10 लाख, 15 लाख ऐसी भी हो भी रही है, तो वो क्या करेंगे, वो उतनी इनकम शो नहीं करेंगे, उससे कम इनकम शो करेंगे, ताकि क्या उनको इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़े। जीएसटी में भी वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते, क्यों, ताकि क्या उनको प्रॉफिट खुद ही हो, उनको वो नहीं। भले ही वो क्या करेंगे, बिल निकालेंगे ना, तब क्या करेंगे, बिल में है ना, मतलब जीएसटी वो सब लिख देंगे। बट तुम लोगों ने कभी चेक नहीं किया होगा उसमें जीएसटी नंबर भी ओरिजिनल आते हैं या है ना डुप्लीकेट आते हैं, उसके लिए कुछ आता है एप्स वगैरह या फिर कुछ है जिससे पता चल जाता है वो उसके नाम पे रजिस्टर्ड है कि नहीं है। पर आजकल बहुत सारे क्या कर रहे हैं, फ्रॉड करने लगे, ताकि क्या उनको प्रॉफिट हो। अगर तुम लोगों को यूं बोल दे इस पे इतना जीएसटी लगा, इतना इतना एसजीएसटी लगा, इतना सीजीएसटी लगा, और इतना इनकम हो, मतलब इतना अमाउंट हो गया, क्या करना पड़ेगा तुम लोग, वो तो पे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तुम लोगों ने एक और चीज देखी होगी, तुम लोग कुछ भी चीज ऑर्डर करते होंगे ऑनलाइन, उसमें भी देखना तुम कि उसके अंदर तो लिखा हुआ रहता है कि सीजीएसटी, एसजीएसटी, मतलब कुछ कुछ ऑर्डर्स होते हैं उसमें ज्यादातर लिख रखा होता है। कुछ चीज आप महंगी ऑर्डर करते हो तो उस पर लिख रखा होता है एसजीएसटी, सीजीएसटी, यूं करके वो है ना बिल बढ़ा के चढ़ा के दे देते हैं तुम लोगों को, भले जब वो चीज उतने में नहीं पड़ी होती। तो और क्या होता, अपन ने ये चीज देखी तो अपन को ये तो पता चला कि वो प्रॉफिट हो रहा है, बट वो प्रॉफिट पूरा का पूरा शो करेंगे या नहीं करेंगे, प्रॉफिट पूरा शो नहीं करेंगे। तो मतलब अगर उन्होंने शो भी कर दिया, और वो क्या करेंगे, जो बिजनेस कर रहे हैं वो क्या करेंगे, इंटरेस्ट पे मतलब पैसे ब्याज पर लेके फिर करेंगे, ताकि क्या है उनका जो है, मतलब यूं लगे गवर्नमेंट को कि सारा का सारा जो इनकम हो रही है वो कहाँ जा रही है, उनको है ना जो इंटरेस्ट पे करने में जा रही है, और उनकी जो ओरिजिनल इनकम है वो तो दिखे ही नहीं, वो क्या हो साइड में पड़ी रहे, और क्या हो उससे कि अपना जो भी है उनको क्या हो प्रॉफिट होता रहे उनका, मतलब जो भी मतलब अब ऐसे ही तो कार्य वगैरह नहीं आ जाती, उनको पैसे चुकाने पड़ते, ठीक है। तो वो क्या इनकम टैक्स में कमी कर देंगे। अगर वो सीए से पूछने जाएंगे तो वो बताएगा और अलग अलग तरीके बताएगा कि ये करना, ये करना, सीए के पास बहुत सारे तरीके होते हैं। तो इसलिए क्या किया गया है, व्यक्ति और व्यक्ति के मतलब व्यक्ति है और व्यक्ति के बिजनेस को दोनों को अलग माना गया, मतलब व्यापार और व्यापार के ओनर को दोनों को अलग अलग माना गया। अगर व्यापार का ओनर किसी और के नाम पर संपत्ति लेता है तो वो व्यापार के अंतर्गत नहीं गिनी जाएगी। जो व्यापार के अंतर्गत संपत्ति है उसी के अंदर जो मतलब अगर दिवालिया होती है कि कुछ भी होती है तो क्या करेंगे, उसके अंदर का जो भी पैसा है, मतलब उससे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज है उसको ही बेचा जाएगा, उसके मतलब वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टीज है उनको नहीं बेचा जाएगा, ठीक है। तो वो कौन सी होगी, अस्तित्व वाली होगी। अब मुद्रा मापक संकल्पना, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कौन सी है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है, पहले उसके अंतर्गत हिंदी में लिखना, मुद्रा मापक संकल्पना सेकंड है, ठीक है। पहली संकल्पना मैंने तुम लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। इस संकल्पना के अंतर्गत इस संकल्पना के अंतर्गत लेखांकन केवल उन्हीं लेन देनों या घटनाओं का होगा। इस संकल्पना के अंतर्गत लेखांकन मैं वही लाइन वापस बोलूं, ठीक है ना। इस संकल्पना के अंतर्गत लेखांकन केवल उन्हीं लेन देनों या घटनाओं का होगा केवल उन्हीं लेन देनों या घटनाओं का होगा जिनका मूल्यांकन मुद्रा में किया जा सकता है। जिनका मूल्यांकन मुद्रा में किया जा सकता है। ये मैं पूरी वापस बोल रही हूँ, मुद्रा माप का संकल्पना। इस संकल्पना के अंतर्गत लेखांकन केवल उन्हीं लेन देनों या घटनाओं का होगा
जिनका मूल्यांकन मुद्रा के रूप में किया जा सकता है। ठीक है, पहले मैं इसकी हिंदी इंग्लिश बोल देती हूँ ताकि तुम लोग को मैं बाद में समझा सकूं। ठीक है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अंडर दिस कॉन्सेप्ट accounting will be only for this concept एक मिनट, अकाउंटिंग विल बी ओनली तक लिखना। ठीक है, उसके बाद लिखा होगा तो काट देना उसको। फॉर दोज ट्रांजेक्शन और इवेंट्स which can be evaluate in currency इसके अंतर्गत ये है कि अपन किसी भी चीज को ऐसे नहीं लिख सकते। मतलब इसका मतलब ये है कि बिजनेस के अंतर्गत अपन जो भी चीज लिखते हैं, जो भी संकल्पना आती है, उसमें मुद्रा मापक संकल्पना ये है कि उसको मुद्रा में मापा जाना चाहिए। ऐसी भी बहुत सारी चीजें होगी जिसको मुद्रा में नहीं मापा जाता। मतलब तुम लोगों ने ये प्रॉमिस कर लिया कि मैं इसको है ना इतना करूंगा, मैं इसके लिए इतना करूंगा, उसको मुद्रा में माप सकते हो क्या? नहीं माप सकते। भाई मैंने ये बोला कि मैं इतनी इनकम ये लगाई, मैंने मतलब 4 लाख रुपए मैंने लगाए, अब तुम लोग क्या करोगे? उसको मान सकते हो कि नहीं मान सकते हो? मैंने ये बोला मैं इतना काम कर लूंगा इस बिजनेस में, मैं उसको मुद्रा में माप सकती हूँ। मैंने ये बोला मैंने इसमें पैसे नहीं लगा रही हूँ, बट मैं इतना काम करूंगी, ये चीजें मैं हैंडल करूंगी, तो उसको मुद्रा में माप सकते हो तुम? वो नहीं माप सकते। जबकि मैंने बोला कि मैं 4 लाख रुपए लगा रही हूँ, तो उसको क्या मुद्रा में माप सकते हैं? उसको प्रॉफिट देना हो वो प्रॉफिट भी दे सकते हैं अपन, उसको प्रॉफिट में मतलब कह भी सकते हैं मेरे को इतना प्रॉफिट चाहिए, बट वो जो हैंडल कर रहा है वो नहीं बोल सकता कि क्यों, उसने कोई अमाउंट ही नहीं लगाई, वो नहीं बोल सकता भले मेरे को सैलरी दे देना, इतना कह सकता है, बट उससे ज्यादा नहीं कर सकता। उसके बाद अपन बिजनेस को, अगर मेरे को यूं समझ लो अपन को है ना लोन लेना है, तो लोन क्या कंपनी ऐसे ही दे देगी? पहले वो अपना मतलब जो भी लोन देते हैं बैंक क्या देखती है कि उनका बिजनेस किस तरीके से चल रहा है, देखती है या नहीं देखती है? सबसे पहले ये चीज देखती है उसका बिजनेस किस तरीके से चल रहा है, बिजनेस अच्छा चल रहा है कि गलत चल रहा है। अगर सही से नहीं चल रहा होता तो वो क्या करते, लोन देते हैं उनको? नहीं देते हैं। तो उसको पहले ये देखते हैं कि अगर मैं 5 लाख का लोन ले रही हूँ या फिर दे रहे हैं अपन मतलब बैंक जब भी देता है तो वो क्या सोचता है कि मैं इससे 8 लाख रुपए अचीव कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। मतलब अगर तुम प्लॉट का या फिर है ना प्रॉपर्टी असेट्स का तुम कुछ भी करो, या फिर तुम है ना गोल्ड का लोन लो या प्रॉपर्टीज का लोन लो, तब क्या करते हैं वो पहले ना देखती है कि ये कितना है इतना देखती है, फिर उसके हिसाब से ये लगता है उसको कभी मार्केट में इसकी क्या वैल्यू चल रही है, उसके हिसाब से क्या करेंगे वो लोन देंगे, लोन उसी के हिसाब से देंगे ताकि क्या हो, अगर वो बैंक मतलब जो भी बिजनेसमैन है या फिर वो कंपनी है जो चुका नहीं पाए लोन, कंपनी के नाम पर लिया होगा तब कंपनी, और व्यक्ति के नाम पर लिया गया होगा तब व्यक्ति, तो कंपनी अगर वो लोन नहीं चुका पाती तो उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसको हम कैसे सील कर सकते हैं, उससे कैसे हम पैसे अचीव कर सकते हैं, तो बैंक वो सारी चीजें देखती है। तो उसको क्या पहले मुद्रा में चेक करती है। मैं अगर इंटरेस्ट पे पेमेंट दूंगी तो क्या करूंगी, मैं बोलूंगी मेरे को है ना 5% इंटरेस्ट पे वापस चाहिए अमाउंट, देते हो कि नहीं लेते? बहुत जनों ने तुम लोगों ने देख रखा होगा कि वो जब भी अमाउंट लेते हैं ऐसा कुछ भी होता है तो वो क्या करते हैं कि मैं इतने अमाउंट पे वापस लूंगा, इतने अमाउंट पे दूंगा, ऐसा करते हैं या नहीं करते? तो क्या करते हैं वो बैंक, सबसे पहले तुम देखो यहाँ पे बैंक है, क्या है बैंक है, बैंक कितना लोन दे रही है, सुरेश को कितना दे रही है, सुरेश ही लिखते हैं यहाँ पे, सुरेश को कितना लोन चाहिए, 7 लाख का चाहिए, सुरेश को 7 लाख का लोन चाहिए। ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टी है मतलब संपत्ति असेट्स, असेट्स है वो कितने लाख की है, 6 लाख की है। अब एक मिनट यहाँ पे 6 लाख ही लिख देते सीधा। मेरे को ये बताओ, अब बैंक है ना सुरेश को लोन देगा, लोन कितना चाहिए उसको, 7 लाख का चाहिए, और संपत्ति कितने की है उसकी, जो असेट्स है वो कितने लाख की है, 6 लाख की है। असेट्स कितने लाख की है, 6 लाख की है, तो कंपनी क्या करेगी, लोन देगी उसको? कंपनी लोन नहीं, मतलब जो बैंक है वो लोन नहीं देगा। क्यों लोन नहीं देगा? क्यों? बैंक को पता है कि सुरेश चुका नहीं पाएगा, अगर उसको लॉस हुआ तो वो तो 6 लाख का ही है, बट वही ये 8 लाख की होती तो क्या करती, बैंक दे देती उसको लोन, दे देती। क्यों दे देती? पहले तो उस बैंक को पता है अगर मैं 7 लाख रुपए लोन देता हूं उसको
मतलब सुरेश को देता हूँ तो मतलब 7 लाख पे तो इंटरेस्ट भी तो होगा। वो बोलेगा मेरे को 5% इंटरेस्ट भी चाहिए, 6% इंटरेस्ट मेरे को चाहिए, 10% इंटरेस्ट चाहिए, तब जाके मैं अमाउंट दूंगा। बोलती है कि नहीं बोलती है? कोई भी अपन कहीं पे भी जाते हैं बिजनेस करने या फिर कुछ भी होता था, वो बिजनेस, अगर तुम लोग बिजनेस करने भी जाते हो या फिर तुम लोगों ने ज्यादातर देख रखा होगा, तो वहां पे क्या बोलते हैं, अगर मैं है ना यहाँ से इतना माल बेचता हूँ तो मेरे को इतना परसेंट इतना प्रॉफिट चाहिए, ये बोलते हो। तो यहाँ पे बैंक में भी ऐसा ही होता है। अगर बैंक है ना इंटरेस्ट पे पैसे नहीं देगी और इंटरेस्ट वालों से मतलब ये ब्याज नहीं लेगी, तो मतलब जो बैंक में काम करते हैं उनको अमाउंट मिल सकता है क्या? सैलरी मिल सकती है? नहीं मिल सकती। ये बैंक में जो सैलरी डिपेंड करती है वो किस पर डिपेंड करती है कि अपना बैंक कितने अच्छे से चल रहा है। उसी के हिसाब से है ना लोगों, मतलब वहां पे जो भी कर्मचारी होते हैं उनको सैलरीज मिलती है, ऐसे सैलरी नहीं मिल जाती। तो तुम लोग ये सोच रहे होगे कि बैंक वालों के पास पैसा फ्री में आता होगा, और तुम लोगों को एक चीज पता नहीं होगी कि अगर है ना तुम लोगों के पास, मतलब तुम बैंक में मैनेजर हो और तुम लोगों ने पैसे गिनने में कोई प्रॉब्लम कर दी या कुछ भी हुआ है, तो उसका जो लॉस होता है वो किसको भरना पड़ता है? बैंक भरता है कि तुम भरते हो? वो लॉस किसको भरना पड़ता है? तुम लोगों को भरना पड़ता है, ना कि बैंक को भरना पड़ता है। बैंक के पास तो सीधा रूल होता है कि तुमने 500 रुपए का भी घोटाला किया तो वो तुम्हारी वजह से हुआ। 500 रुपए अगर इसमें ज्यादा है तो तुम लोगों को ज्यादा ही देने हैं। भले ही तुम्हारे पास कम पैसे हो, मतलब 500 रुपए कम आए हो, पर अगर उसमें 500 रुपए ज्यादा लिखे हुए हैं तो तुम्हें ही देने हैं। ठीक है ना? तो तुम ये लोग मत सोचना कि ये हो गया वो हो गया ये, तो तुम लोग ये, मतलब तुम अगर आगे जाके बैंक में जॉब भी करते हो तो ये चीज ध्यान रखना कि उसमें छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। अगर तुम लोग वो सही से काम नहीं करते हो तो उसका जो भी जुर्माना होगा वो तुम लोगों को भरना है, बैंक को नहीं भरना। अगर तुम लोगों को बोला कि इतना तुम लोगों को काम करना तो करना नहीं, तो वो तुम्हें निकाल देंगे। तो बैंक का काम इतना तुम सोच रहे हो कि इजी है, तो इजी भी नहीं है। बैंक का काम भी हार्ड है। बट ये है कि अगर तुम उसको डेली यूज में सही से करने लग जाते हो तो इतना कोई इफेक्ट नहीं करता। तुम्हें भी इजी से आ जाता है, सब कुछ सही से हो जाता है। उसमें क्या है, कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, और जो तुम लोगों ने हिस्सा, मतलब जो भी वो अमाउंट फिक्सिंग करके रखा है तो वो सही होना चाहिए, और गिन की हर चीज डबल डबल गिन के रखनी चाहिए, ताकि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो आगे जाके। नहीं तो फिर तुम्हारे क्या होगा, वो पैसे वापस करने पड़ेंगे, फिर नहीं तो तुम्हें देने पड़ेंगे। तो इस तरीके से होता है। अगर मतलब कुछ पैसे ऐसे भी होता है कि तुम लोगों को कहीं और बैंक में जाके जमा करवाने होते हैं, तो तुम वो पैसे कहीं बैंक में और जाके जमा करवाने के लिए जाते हो और तुम्हारे पास कुछ अमाउंट है और वो चोरी हो गया उस टाइम, तो उस अमाउंट किसको पे करना पड़ेगा? तुम लोगों को पे करना पड़ेगा, बैंक पे नहीं करेगी तब भी। ये चीजें ध्यान रखना तुम लोग जब भी बैंक में जॉब करने जाओ। तो तुम लोगों को ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे तो तुम लोगों को मतलब किस तरीके से काम करना है, ये सारी छोटी छोटी चीजें तो तुम लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। अगर यूं कहा कि तुम लोगों, मतलब एक है बैंक की ब्रांच है तो उसको बड़ी जो उसकी ब्रांच है उसमें जाके पैसा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? अपन भी है, अपन भी कुछ काम करते थे, अपने से जो बड़ा वाला बिजनेसमैन है या फिर अपन कुछ उससे सामान लाते तो अपन को उसको अमाउंट देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता? देना पड़ता है। तो अपन क्या करें, अपनी जो ब्रांच है उसको अमाउंट देने के लिए उसको ही बोला, बैंक मैनेजर है तू है ना 2 लाख रुपए ले जा। तो वो 2 लाख रुपए लेते हुए जा रहा है, और चलो उसको बीच में गुंडे वगैरह मिल गए, तो तुम लोगों ने ज्यादातर टीवियों में तो देख ही रखा होगा, जब ऐसा कुछ लेके जा रहे होते हैं, ऐसा कुछ होता है तभी गुंडे आ जाते हैं, उनको पता नहीं कहाँ से पता चल जाता है। और रियलिटी में भी ऐसा ही है कि तुम लोगों को पता चल जाता है कि ये इतना अमाउंट लेके निकल रहा है, ये अमाउंट लेके निकल रहा है, तब हमको उसका किस तरीके से पीछा करना है, क्या है फॉलो करना है, वो सब देख लेता है। फिर क्या करता है, उनको फॉलो करके उसका मतलब अगर वो पैसे गए 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए वो तो लेके चला गया, बट वो 2 लाख का मतलब 2 लाख पे किसको करना पड़ेगा? तुम्हें पे करना पड़ेगा। मतलब जो भी बैंक का मैनेजर है जो उस पैसे को लेके जा रहा है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम लोगों ने फैमिली में भी देख रखा होगा या तुम लोग घूमने भी गए होंगे, कुछ भी क्या होगा, तुम्हारे पास अमाउंट होता है बट वो तुम्हारा नहीं होता, किसी ने तुम्हें संभालने के लिए दिया होता है। तो तुम लोगों को उस टाइम अगर वो गुम जाते तो क्या करना पड़ता? खुद पे करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? मतलब उसको देने पड़ते हैं। भले ही वो तुम लोग किसी भी तरीके से दो, वो उसकी प्रॉब्लम नहीं, देना तुम लोगों को, प्रॉब्लम वहां आती है। तो मुद्रा मतलब किसी भी मुद्रा को मापना, ठीक है? तो पहले बैंक ये देखेगी कि वो है ना मतलब अमाउंट दे सकता है कि नहीं दे सकता है, मैं ब्याज दूंगा तो कितने परसेंट पे आ जाएगा, तो वो सब देखेंगे। उसके बाद वो है ना जो संपत्ति है उसको है ना मतलब उसके हिसाब से उसको अमाउंट देंगे, जो भी इंटरेस्ट पे करना है। नहीं तो वो इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे, मतलब जो भी ब्याज देना है वो नहीं देंगे, या फिर है ना जो पे करना है, मतलब वे उसको क्या बोलते हैं, ऋण, ऋण जो लेना है वो नहीं देंगे। ठीक है ना? तो इतनी चीजें तुम फोकस कर लो कि अस्तित्व में क्या है, इसमें बिजनेस और बिजनेस का जो ओनर होता है उसको डिफरेंट माना जाता है, और मुद्रा मापक में क्या है, जो मुद्रा में मापी जाती है वो। अब जो सतत है ना निरंतरता की संकल्पना है वो अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है ना? अब ऐसा कुछ रहा गया हो, ये टॉपिक तुम लोगों को 2 टॉपिक समझ में नहीं आया तो मेरे को वापस से बता देना, मैं तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझा दूंगी। ठीक है? ओके बाय, एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब एंड लाइक।